सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुरीद अब्बास। आज सरहद पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान आर्मी जो कि पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगा रही है और ये खासी लंबी पट्टी है बॉर्डर की और गुज़श्ता कई सालों से इस पर काम चल रहा है। सख्त गर्मी हो, सख्त सर्दी हो, मौसम की सख्तियाँ हों, जैसे भी हालात हों, वहाँ पर पाक अफवाज के जवान इस काम में वहाँ पर महव हैं, लगे हुए हैं। लेकिन आज ये सरहद पार से तकरीबन 60 से 70 दहशतगर्दों ने अलवाड़ा का मकाम है वहाँ पर हमला किया, जिससे 3 जवान शहीद हुए, 7 ज़ख्मी हुए। DGISPR ने ट्वीट किया है। इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा इस पर भी आज बात करेंगे कि बहुत सारे मामलात पर फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो सरहद पार मैं अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर दुनिया की एक माइटी आर्मी वहाँ पर मौजूद है। उनके अपने हालात ऐसे हैं, वहाँ से जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उस तरफ बात क्यों नहीं की जाती? वैसे तो बहुत सारे मामलात में फ़ौज को रगेदा जाता है, लेकिन जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, जब हमारी आर्मी कुर्बानियाँ देती है, तो उस वक्त उनकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती? IMF के मामलात पर भी बात होगी और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में जरगा हो रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल पनप रही है, अमरीकी अफवाद इनखला की तरफ जा रही हैं, लेकिन हालात ये हैं कि वहाँ पर दहशतगर्द आज़ाद हैं। आए रोज़ सरहद पार दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते रहते हैं। अगर वो चले जाते हैं तो उसके बाद सूरत हाल क्या बनेगी? क्या वही रूस वाली सूरत हाल होगी खुदा न खास्ता जो उससे पहले थी? और इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ होने जा रहे हैं? स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। लगारी साहब, आज जो वाक़या पेश आया है, ये बाढ़ लग रही है, आपके इल्म में है, और ख़ासा ये एक बहुत तकरीबन 2000 किलोमीटर तक की लंबी पट्टी है जिस पर तकरीबन 900 किलोमीटर बाढ़ लग चुकी है। सख्त काम है लेकिन अफवाज इसमें मसरूफ़ है। लेकिन ये जो आए रोज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं सरहद पार से, ये अफ़गानिस्तान में जो अमन व अमान का माहौल है किस तरफ जा रहा है? मेरे ख्याल में एक पहली बात तो ये कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान के लिए ये पहले से बहुत ज़रूरी था, ये बहुत पहले होना चाहिए था कि पाकिस्तान अपनी सरहद पर बाड़ लगाता और दरअंदाज़ी और दखलंदाजी के मामलात ना होते और दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान में दाखिल ना होती। और अब जब बाड़ लगाई जा रही है तो ज़ाहिर है उन दहशतगर्दों को जो दोनों मुल्कों के अंदर वारदातें करते हैं, उनके लिए ये बात ठीक नहीं होगी। वो समझते हैं कि शायद अब हमारे लिए खुल खेलने का मौका ख़त्म हो रहा है। वहाँ पर जो दहशतगर्दी होती है वो तो रियासत की रिट का मामला है अफ़गानिस्तान के अंदर, कि वहाँ पर रियासत की रिट कैसी है। और अब जैसे आपने कहा है, अगर वहाँ से चली जाती हैं नेटो फोर्सेस तो उसके बाद वहाँ पर सूरत हाल क्या पैदा होती है, किस तरह की। मैंने अफ़गानिस्तान को कई मौक़े पर देखा है और ऐसे हालात देखे हैं कि जहाँ एक इलाके का आदमी दूसरे इलाके में नहीं जा सकता था। चहार अस्याब में मौजूद थे गुलबदीन हिकमत यार, उनके लोग जो हैं वो आगे कुलाचा का इलाका अबूर करके शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे। और इसी तरह से जो है वो अहमद शाह मसूद के फौजों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो जनूब की तरफ यानी लोगर की तरफ नहीं बढ़ सकते थे और चहार अस्याब के इलाके को क्रॉस नहीं कर सकते थे। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ राजवाड़े बने हुए थे और वो राजवाड़े अब भी उसी सूरत में फिर से बन जाएंगे। और ये इनका अपना ऑप्शन है जाने का कि नेटो फोर्सेस जा रही हैं और नेटो फोर्सेस जो हैं वो डायलॉग करके जा रही हैं और तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं। अब तालिबान कितना इलाका कंट्रोल करते हैं, शुमाली तहत के पास क्या जाता है, अफ़गान फ़ौज कितना इलाका अपने पास रख पाती है और अफ़गानिस्तान की रिट कहाँ तक होती है, ये बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जो दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ़ जगहों से उनकी सरपरस्ती हो रही है, उनका बंद होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान को अपनी सरहद को जिस तरह से किया जा रहा है, बाड़ लगाई जा रही है, इस पर बहरहाल किसी सूरत में सरेंडर नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को ये बाड़ लगानी चाहिए और बाहर से दरअंदाजी का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो कंट्रोल में रहें और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो सके। अच्छा लगारी साहब, जो जरगा हो रहा है वहाँ पे, जो जरगा हुआ उसमें जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो उसमें शरीक नहीं हुए। अब्दुल्ला जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने शिरकत नहीं की और ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब जो हैं उनका क्या रोल है? क्योंकि वो चाहते हैं कि कंडीशनल हमारा इनखिला होगा।
आप समझते हैं कि तालिबान ये कंडीशनल मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, उस पर राज़ी हो जाएंगे? क्योंकि वो तो सबसे पहले उनका मुतालबा होता है कि आप हमारा मुल्क छोड़ें, फिर हम इस पर बात करेंगे। आज यही है अफ़गानिस्तान में तालिबान जो हैं गुज़श्ता कम अज़ कम 10-15 साल से यही कह रहे हैं, बल्कि 2001 के बाद से जब से अमेरिका ने वहाँ पर जाकर उसामा बिन लादेन की तलाश में अफ़गानिस्तान पर अपना एक कठपुतली हुकूमत कायम की थी हामिद करज़ई की शक्ल में, और उसके बाद जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है, तालिबान ने सूरत हाल को कबूल नहीं किया, और तालिबान बहुत से सूबों पर अब भी उनकी अमलदारी है, वही सारे मामलात को देख रहे हैं। और अफ़गानिस्तान का बहुत कम इलाका जो है वो इस हुकूमत के, जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, उसके हाथ में है। फिर ये कि उनके शराकतदार जो हैं चीफ एग्जेक्टिव अब्दुल्ला शुमाली इत्तेहाद की तरफ से, वो पूरे तौर पर इस सारे मामलात का हिस्सा नहीं है। अब देखना यह है कि ये अगर इत्तेहाद टूटता है और हुकूमत बर्खास्त होती है या हुकूमत चली जाती है या उसकी रीट ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस लोया जरगा का क्या फ़ायदा होगा? लोया जरगा, वैसे भी इस लोया जरगा का क्या फ़ायदा है जिसमें अब्दुल्ला शरीक नहीं, जो मेन स्ट्रीम जो लोग हैं उसमें नहीं लगा। इससे हमें रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है, अफगान उमूर के माहिर हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया बोल से बात करने के लिए। सर ये बताइएगा, जो लोया जरगा हुआ, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इस जरगा तो वैसे एक आइनी और कानूनी हैसियत हासिल है अफगानिस्तान में, लेकिन अभी जो जरगा हुआ, क्या ये उतना मुअस्सर साबित होगा जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं अफगानिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में? देखिए, ये जरगा अशरफ गनी साहब ने इसलिए बुलाया है कि उनकी पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो गई थी, वो आइसोलेटेड हो गए थे। अमेरिका और तालिबान आपस में बातचीत कर रहे थे और उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, बावजूद उनके प्रोटेस्ट के, उनके एहतजाज के। अमेरिका बज़द था कि वो, और तालिबान बज़द थे कि वो सिर्फ अमेरिकन से बात करेंगे, कठपुतली हुकूमत से बात नहीं करेंगे। इस बात पे न सिर्फ ये कि अशरफ गनी नाराज थे, बल्कि काबुल में बहुत और से लोग भी नाराज थे कि अफगान हुकूमत जो एक स्टेक होल्डर है उनको शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। तो अशरफ गनी ने इसका ये हल निकाला कि जो ट्रेडिशनल अफगानिस्तान की तारीख का जो वो रवायत है कि एक लोया जरगा बुलाया ताकि अमेरिका पे प्रेशर डाला जा सके कि मैं अपना मैंडेट अब लोया जरगा से हासिल करने वाला हूँ और इस मैंडेट को आप रिस्पेक्ट करेंगे और आइंदा जो भी बात होगी वो हमारी हुकूमत के थ्रू होगी। हम भी बातचीत में उसी तरह स्टेक होल्डर हैं जैसे आप हैं या तालिबान हैं। तो ये जरगा उसलिए बुलाया था कि अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें, आवाम का जो है वो एतमाद हासिल करें, उनसे मैंडेट लें। अब जरगा की कंपोजिशन क्या है और कैसे उनको सिलेक्ट किया गया है और किस हद तक वो एक मैंडेट देने के अहल हैं, ये तो डिपेंड करता है कि अमेरिका इस जरगे के मैंडेट को तस्लीम करता है या नहीं, क्योंकि अशरफ गनी इस मैंडेट को इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे कि अब वो है, अब मेरे पास एक मैंडेट आ गया है जरगे का और इस मैंडेट को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो इसका मकसद ये होगा कि आप सारे अफगानिस्तान के अवाम की तौहीन कर रहे हैं, उनकी जो राय है वो इस टॉक्स में शामिल नहीं है। अब देखना सिर्फ ये है कि आया अफगानिस्तान में जो और स्टेक होल्डर हैं, बास पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी मुखालफत की है कि ये अशरफ गनी ने सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए और अमेरिका के सामने एक ऑप्शन रखने के लिए इस्तेमाल किया है। इस इंस्ट्रूमेंट को, एक तारीखी जो रवायत है, इसको इस्तेमाल किया है अपनी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए। आया अमेरिका ये बात तस्लीम करेगा? आया इसके बाद अमेरिका उनको किस पेज पे शामिल कराएगा? आया तालिबान अब इस जरगे के जो मैंडेट जो अब अशरफ गनी रहने वाले हैं उसको तालिबान भी तस्लीम करेंगे और फिर इस बात पे राजी हो जाएंगे कि अफगान हुकूमत भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। लेकिन सवाल ये है कि अफगान हुकूमत तो मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएगी किसी वक्त में, लेकिन आया वो ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों लेकिन हमारे उस पे ना हो कि हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो टर्फ है, हमारे जो वसाइल हैं, हमारा जो स्टेटस है उसको नुकसान न पहुंचे। ये बात होने वाली नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर ऐसी बात होना होती तो ये तो 15 साल 10 साल पहले बात हो जाती,
अगर तालिबान इसको तस्लीम कर लेते तो मामला तो ख़त्म हो जाता। और अभी हम प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की गर्मी की। कराची में आज सूरज कहर बरसा रहा है और तकरीबन दर्जा हरारत 40-41 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और फील भी इतनी है और लू भी चल रही है और आने वाले दिन भी कराची में मज़ीद गर्म हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे महकमे मौसमियात ने और जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लोगों को ये तजवीज़ दी है कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकले, पानी ज़्यादा पिएँ और धूप से जितना हो सके उतना बचा जाए। और कराची में ये गर्मी की सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी, इस पर हम बात करेंगे। DG MET मोहम्मद साजिद साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हम कराची शहर की सूरत हाल जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मरियम, क्या बताएंगी इस वक्त शहर में दर्जा हरारत क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल शहर कायद में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो है 4 मई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के पेश नज़र तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट भी जारी की गई है। हीट स्ट्रोक के हवाले से जो है मुख्तलिफ कैंप्स भी वार्ड्स भी जो तश्कील दे दिए गए हैं अस्पतालों में। वहीं दूसरी जानिब शहर की मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगाए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रोपोल पर, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की आसानी के लिए सबील लगाई है और यहाँ पर शहरी आकर जो है पानी पी रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत जो है कुछ कम हो सके। लोगों से बात कर लेते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा गर्मी कितनी ज़्यादा है? बहुत शिद्दत से गर्मी है। ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से पानी का सहूलत दी गई है जिससे हम सर में कपड़ा रख के हीट स्ट्रोक के ज़रिए ताकि सर में कपड़ा रखें ताकि आपको गर्मी का एहसास ना हो। ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वालों के बड़े हम मशहूर है कि इन्होंने ठंडे पानी की सेफ्टी हमें दी और हम पानी पी के कूल और गर्मी का बचाव। अच्छा, आप बताइएगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा है और इस वक्त ये कैसा अमल है ट्रैफिक पुलिस का कि पानी की सबील यहाँ पर लगाई गई है, ठंडा पानी मिल रहा है? ये तो अच्छी बात है गवर्नमेंट की तरफ से और ख़ासकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है। ये कि हम तकरीबन 3 दिन से आ रहे हैं। ऐसे तो रोज़ का मामूली आना जाना जॉब पे, लेकिन 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इनका काफ़ी अच्छा सही। मरियम हसन हमें कराची में गर्मी की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही थी। और सैयद सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DG MET हैं, उनसे हम बात करेंगे कि गर्मी की ये लहर कब तक बरकरार रहेगी। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सर, ये बताएं कि आज खासी गर्मी है कराची शहर में, गर्मी की ये लहर कब तक बरकरार रहेगी? जी देखें, ये जैसे MET ऑफिस ने हीट वेव अलर्ट जारी किया था तो कल से टेम्परेचर जो है ना 41.5 था कल, और आज भी 41 को क्रॉस कर जाएगा। इसकी मेन वजह ये है कि जो जनूब मगरिब से आने वाली हवाओं का सिलसिला होता था वो ख़त्म हुआ है कराची में। तो ये अगले 3 दिन तक यही कैफियत रहेगी और हवाओं का रुख इस वक्त कराची के ऊपर दिन के बेशतर औकात में शुमाल मगरिब की जानिब से होता है। तो वो हार्ट और डेजर्ट एरिया से हवाएं आ रही हैं तो वो अपने साथ गर्मी ला रही हैं। ठीक है सर, अभी तो जून जुलाई नहीं आया, अभी से गर्मी की ऐसी लहर है, आने वाले दिनों में मज़ीद गर्मी में इजाफा हो सकता है और टेम्परेचर कितना रहेगा कराची में? जी देखें, जुलाई में मौसम ठीक हो जाता है कराची का। कराची में गर्म तरीन महीना क्लाइमेटिकली और हिस्टोरिकली मई होता है। मई, जून और फिर अक्टूबर, ये 3 गर्म तरीन महीने होते हैं। जुलाई से चूँकि आपके पास जनूब मगरब से आने वाली हवाओं का सिलसिला तेज़ हो जाता है, उसके साथ बादल आते हैं, तो वो जुलाई और अगस्त और सितंबर 3 महीने ठीक रहते हैं। लेकिन मई चूँकि गर्म तरीन महीना होता है, मई का वैसे औसत दर्जा हरारत 35.5 है कराची के हवाले से। तो इसमें ये जो हीट वेव कंडीशन है ये 3 से 4 दिन तक, यानी 4 मई तक है ये सिलसिला, ये रहेगा। लेकिन इसमें जो ये सिलसिला है ये 4 मई को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उम्मीद है कि एवरेज जो टेम्परेचर है 35.5 या 36-37 उस रेंज में रहेंगे फिर टेम्परेचर। ठीक है सरफराज साहब, ये हीट वेव को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, कंट्रोल तो खैर आप मतलब हीट वेव को उसको हैपन होने से बचा नहीं सकते किसी भी तरीके से। ये तो एटमॉस्फेरिक वो होती है, जैसे पूरी दुनिया के टेम्परेचर ओवरऑल भी बढ़ रहे हैं। तो कराची में अक्सर हो जाता है मई के महीने में, जैसे विंड कुछ अरसे के लिए साउथ वेस्टर्ली विंड जो जनूब मगरब से आने वाली खुशगवार हवा होती है समंदर की तरफ से आने वाली, वो जब ब्लॉक हो जाती है तो 3-4 दिन 5 दिन तक ये सिलसिला अमूमन चलता है। तो इसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो डैमेजेस होते हैं उससे कम किया जा सकता है। ज़रूर के एहतियाती तदाबीर करें, लोग ज़्यादा गर्मी में घरों से बाहर ना निकलें और ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। और जो है मतलब इस तरह से कमिश्नर कराची और PDMA और इन लोगों ने
सिंध गवर्नमेंट ने हीट वेव इमरजेंसी सेंटर्स शहर के बेशतर हिस्सों में कायम किए हैं। रिलीफ कैंप। सरफराज साहब आपका बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। और आज यौम मज़दूर मनाया जा रहा है और मज़दूरों के अलावा बाकी सबकी छुट्टी है, लेकिन मज़दूरों की छुट्टी नहीं है। मज़दूर आज वैसे ही काम कर रहा है जैसे वो एक आम रूटीन में काम करता रहता है। हम मज़दूरों के नाम पर ठंडे कमरों में बैठ के बातें करते हैं और जो अफसरान है छुट्टियां मनाते हैं, लेकिन जो मज़दूर है जिसके नाम पर हम छुट्टी लेते हैं, जिसके नाम पर इतनी तकारीब मुनक्किद होती हैं, वो काम कर रहा होता है। शिराज पठान हमें बता रहे हैं कि लाड़काना में मज़दूर आज के दिन यौम मज़दूर पर क्या कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान भर की तरह लाड़काना में भी योम मजदूर के मौके पर जो है मजदूर अपने हकूक से बेखबर आज भी जो है वो खेतों में, खलियानों में, शाहराहों पर, रोडों पर, होटलों पर, गैराजेस में जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने और अपने घर वालों के लिए जो है रोज़गार मुआश की तलाश में जो है मारे मारे फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल उनको अपने हकूक का कोई ख्याल नहीं है। आज आलमी सतह पर जो है योम मजदूर मनाया जा रहा है। लाड़काना में सरकारी सतह पर कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई है। छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपने वालिदैन के साथ जो है मजदूरी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि उनका जो है वो तसव्वुर नहीं है कि वो छुट्टियां करें, और अगर वो छुट्टियां करते हैं तो फिर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर खाने वाले मजदूर जो हैं उनके बिल्कुल एक बजट में जो है। शिराज पठान आपका बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। और प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।